नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यू अकेडमी में। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ भारतीय संविधान का तीसरा वीडियो, जिसमें मैं आप सभी के साथ चर्चा करूँगा फंडामेंटल राइट्स की। ये हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है, तो आज मैं इन सब की चर्चा करूँगा। इसके पहले मैंने अभी तक संविधान पर 2 वीडियो बनाए हैं, जिसमें मेरा पहला वीडियो था जो कि इसका भाग 1 उसने पूरा कवर अप किया था, और उसके बाद फिर मैंने बनाया था इसका पार्ट 2, जिसमें जो हमारा भारत देश के नागरिक हैं और जो उनकी नागरिकता है वो मैंने कवर अप की थी। और आज मैं भैया संविधान का तीसरा भाग बनाऊंगा, यानी कि पार्ट 3 आज मैं करूंगा डिस्कस, जिसमें हमारे सारे के सारे मौलिक अधिकार हैं पूरी तरह से वर्णित हैं। ठीक है ना। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ तो मैं आप सभी के बेनिफिट के लिए ही बना रहा हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को अभी आप कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसके नोटिफिकेशन मेरे वीडियोज़ के आगे आपको तुरंत मिलते रहें और आप जो है इसको रेगुलर बेसिस पे अपना पढ़ते रहें। ठीक है। तो आइए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। तो जैसा कि मैंने आपने अभी तक आपके लिए जो 2 वीडियो बनाए हैं, तो उसमें मैं इसको जिस टाइप से बना रहा हूँ वो मैं ये कर रहा हूँ कि जैसे हमारे जितने भी हमारे पूरे संविधान के जो हमारे भाग हैं यानी कि पार्ट्स हैं, उनके अंदर के जो भी हमारे नियम कानून हैं और जो हमारे हैं भैया पूरे अनुच्छेद हैं, वो मैं पार्ट वाइज उनको सब डिस्कस करता हूँ। तो मैंने पहले पार्ट में आपके साथ जो उसके 4 थे आर्टिकल थे वो मैंने किए थे डिस्कस। उसके बाद दूसरे पार्ट में जो हमारी नागरिकता के थे उसमें मैंने किए थे आपके आर्टिकल 5 से लेके और 11 तक। तो यानी कि अब आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो हो जाएगा हमारा आर्टिकल 12 से लेके और 35 तक का, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स के हैं सारे के सारे भैया आर्टिकल। ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, आज का वीडियो डिस्कस करते हैं। तो ये जो हमारा है भारतीय संविधान, इसका जो हमारा तीसरा भाग आता है यानी कि पार्ट 3 आता है, वो हमारा क्या है, तो वो है हमारा फंडामेंटल राइट्स का, यानी कि मौलिक अधिकारों के लिए। अब जैसा कि जब मैंने एक वीडियो बनाया था मिसलिनियस का, जिसमें मैंने भैया जो भी आपके भारतीय संविधान के सब थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने डिस्कस किए थे, तो उसमें मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ कि भैया हमारे में कौन सा भैया नियम या फिर कौन सा जो है विशेषता है संविधान की वो किस देश से ली गई है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार लिए गए हैं आपका अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं आपका रूस से। तो इसको मैंने आपको याद करने के लिए बताया था कि अधिकार है यानी कि राइट्स हैं। तो राइट्स के लिए हमेशा आज का जो भैया टाइम है उसमें भैया अमेरिका इज ऑलवेज राइट, तो वो हो गया राइट हो गया। और जो भैया रूस है, रूस ये बोलता है कि भैया जो भी हम करेंगे वो हमारी भैया ड्यूटी है, तो वो अपनी जो है ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाता है, तो वो उसके हो जाते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, वो आ जाता है आपका रूस से। ठीक है। तो ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ये जो हमारा अमेरिका का संविधान है, इसकी एक और विशेषता है कि ये पूरे विश्व में सबसे छोटा लिखित संविधान है। इसमें मात्र 7 आर्टिकल्स हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आइए हम बात करते हैं भैया मौलिक अधिकार की। तो ये जो आपका मौलिक अधिकार है वो किसी भी व्यक्ति के जो आपके नैतिक मूल्य हैं, जो आपके भैया भौतिक मूल्य तथा आध्यात्मिक जो भैया विकास है उसके लिए अत्यंत आवश्यक है। सही बात है, अगर हमको भैया स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो फिर हम भैया कैसे काम करेंगे, है ना। तो उसी प्रकार ठीक है। और जिस प्रकार भैया जीवन जीने के लिए जल आवश्यक है, उसी प्रकार व्यक्तित्व के विकास के लिए मौलिक अधिकार अत्यंत आवश्यक है, ये हमको पता है। ठीक है। तो आइए जो हमारे मौलिक अधिकार हैं हम देखते हैं कि उनको हमने कितने भागों में भैया बांटा है। तो आज के समय में भारत में 6 मौलिक अधिकार हैं। ये आपको पहले तो उनकी संख्या याद कर लेनी है कि 6 मौलिक अधिकार हैं। अब कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं।
तो इनको आप एक सीक्वेंस से आप याद करना, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस से आप याद करोगे तो जो इनके आर्टिकल्स हैं वो भी आपको जल्दी याद हो जाएंगे। तो पहला आता है आपका समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता, उसके बाद शोषण, फिर धार्मिक, और फिर सांस्कृतिक, और फिर संवैधानिक। अब देखो इसको याद करने का तरीका, अगर व्यक्ति समान होगा तो वो स्वतंत्र होगा, और वो जब स्वतंत्र होगा तो उसका शोषण नहीं होगा, और जब शोषण नहीं होगा तो वो भैया अपने धर्म का विकास करेगा, और जब धर्म का विकास होगा तो फिर भैया हमारी संस्कृति का विकास होगा, और जब इन सबका विकास होगा तो फिर भैया शिक्षा का विकास होगा, और जब शिक्षा का भैया विकास होगा, और जब तो आदमी भैया सब पढ़ा लिखा होगा तो फिर वो जो है अपने खुद के जो भी भैया पुराने वो सब संविधान हैं उनको वो अपना उच्चारित करेगा। तो ये है, इसकी थोड़ी सी ट्रिक है, इसको आप देखो आप कैसे याद करोगे। हम पहले बने देखो इसको याद करने का तरीका है कि समानता आई तो स्वतंत्रता आई, स्वतंत्रता आई तो शोषण खत्म हुआ, शोषण खत्म हुआ तो फिर धर्म का विकास हुआ, और जब धर्म का विकास हुआ तो फिर संस्कृति विकसित हुई, और संस्कृति के साथ साथ ही भैया शिक्षा का विकास हुआ, और जब शिक्षा का विकास हुआ तो जो भैया संवैधानिक उपचार है वो हो गए, है ना। तो आप इस वीडियो को जो है 2-3 बार आप बस भैया देखना, आपको ये सब याद हो जाएगा। आप देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जो भैया इसका अनुच्छेद है वो भैया कहाँ से लेके कहाँ तक है, तो वो भैया मैंने आपको बताया कि वो कहाँ से कहाँ तक है, वो है आपका 12 से लेके 32 तक। तो 12 और 13 यहाँ पे कहाँ चले गए, अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो यहाँ पर आप बोल रहे हैं भैया ये यहाँ तो भैया हमने 14 से लेके 18 तक का डिस्कस किया, तो 12 और 13 कहाँ है। तो भैया 12 जो है अनुच्छेद 12 उसमें सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों की जो भैया परिभाषा है वो भैया वर्णित है, ठीक है। और जो आपका है 13वां अनुच्छेद, 13वां में देखिए क्या हो जाता है कि 13 में आपके पास डिस्कशन हो जाता है, देखिए मैंने इसको निकाला था, हाँ 13 में देखिए क्या होता है, जो आपके मौलिक अधिकार हैं उनका जो भैया अगर हम मान लिया उनको जो है किसी तरह से उनको डिलीट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे वो इस पर डिस्कस है, ठीक है। तो 12 और 13 यानी कि 12 में हो गया भैया परिभाषा, और 13 में हो गया कि अगर हम किसी मौलिक अधिकार को हटाना चाहते हैं या उसको भैया असंगत घोषित करना चाहते हैं तो उसके लिए नियम है। तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए भैया, आता है इम्पोर्टेंट वो है आपका आर्टिकल 14 से। तो देखो समानता है तो भैया 14 से लेके 18 तक, तो इसको आप याद रखिए भैया, समानता हो गई 14-18, ठीक है। उसके बाद हमें स्वतंत्रता कौन सी भैया उसमें मिली सदी में, तो वो हमारा चल रहा था भैया 1900, यानी कि 19 से हमको मिली स्वतंत्रता, और भैया कब तक मिली, तो भैया वो मिली 22 तक। अभी हम इसको ऐसे याद कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद शोषण से हम भैया कब बचे, हम बचे भैया 23 और 24 तक। उसके बाद आपको धार्मिक स्वतंत्रता कब मिली, 25 से 28 तक। और सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी हमें कम मिले, वो भैया मिला 29 से 30, और संवैधानिक मिला 32-31 गायब है। सिर्फ हमें ये याद रखना है कि 31 गायब है, बाकी आप गैपिंग देख लो। तो पहले में आपकी 4 की गैपिंग है, दूसरे में आपका हो गया 19, 20, 21, 22, ये भी 4 हो गए, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 होते हैं, ठीक है। यहाँ 5 हो गए, यहाँ 4 हो गए, ठीक है। शोषण में आपके पास 2 हो गए, ठीक है। धार्मिक में अब आपके पास हो गए 25, 26, 27, 28 यानी कि 4 हो गए, ठीक है। और फिर सांस्कृतिक में आपके 2 हो गए, और यहाँ पे हो गया आपका 1। तो अब आपको ये देखो ट्रिक कैसे याद रखनी है, 5 4 2 4 2 1, 5 4 2 4 2 1, ये आपको कोड याद रखना है, 5 4 2 4 2, और यहाँ पर 1 हमारा प्लस में रहेगा, और फिर 1 है ना। ये वाला आपको याद रखना है कि यहाँ पर हमारा 1 मिस है, ठीक है। तो अब देखो एक बार फिर से हम इसको कर लेते हैं डिस्कस। पहला हो गया, देखो सबसे पहले समानता आई, समानता के बाद हमारे पास आई स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के बाद आया भैया शोषण खत्म हुआ, शोषण खत्म हुआ तो भैया धार्मिक सुधार हुए, और जब भैया धार्मिक हुआ तो फिर भैया क्या हुआ, तो वो हुआ आपका संस्कृति आई, और संस्कृति के साथ साथ शिक्षा आई, और जब शिक्षा आई तो भैया संवैधानिक उपचार हुए। ये तो हमारा हो गया नाम याद करने का। अब अगर हमें देखना है कि वो भैया वो
हमारे कितने हुए अनुच्छेद? तो भैया समानता के लिए कोड क्या था? 5 था। तो यानी कि 5 का मतलब हो गया कि 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि 14 से लेके 18 तक। उसके बाद स्वतंत्रता के लिए 4 था, यानी कि 19, 20, 21, 22। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आया था तीसरा, क्या आया था? वो आया था शोषण। तो शोषण के लिए क्या कोड था? 2 था, यानी कि क्या हो गया? 23 और 24 हो गया। ठीक है। उसके बाद आया धर्म। धर्म के लिए क्या था? 4 था, यानी कि 25, 26, 27, 28 हो गए। उसके बाद जो है हमारे पास आया संस्कृति तथा शिक्षा। तो उसके लिए कोड क्या था? वो था 2। तो 2 क्या हो गया आपका? 29 और 30। उसके बाद एक हमारा गैप था, एक हमने भैया गैप हटा दिया, यानी कि हमारा 31 क्लियर, सॉरी, हाँ 31 क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा कौन सा आया? वो आया आपका संवैधानिक उपचार। तो उसके लिए हो गया 1, यानी कि 32। तो ये बस आप ये वाला भैया कोड याद रखो, 5, 4, 3 को, है ना? 542, 420, 1। इसको ऐसे आप याद रखो कि 542, 420, 1, 542, 420, 1, या फिर 542, 42, 01, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। 542, 42, है ना? 542, 42, 01 करके आप इसको याद कर लो। ठीक है ना? तो ये बस आपको एक बार याद हो जाएगा तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी सारे अधिकार और उनके अनुच्छेद याद करने के लिए। अब हम बात करते हैं आगे। तो भैया जो भैया मौलिक अधिकार हैं उनके अंतर्गत बेसिकली बताया क्या गया, तो वो हम देखते हैं। तो भैया मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये बताया गया कि वे सभी कानून जो संविधान के शुरू होने के ठीक पहले भारत में थे लागू, यानी कि जब हमारा संविधान लागू होता है उसके पहले जो भैया हमारे देश में जो भी भैया सब नियम चल रहे थे, अगर उनमें अगर वो जो है वो अथवा उनका अंदर जो भी मान लिया कोई एक पार्ट है जो कि संविधान के अकॉर्डिंग आपके लिए फिजिबल है, यानी कि वो हमारे लिए ये उपयोगी है, तो उसको हम जो है आगे उसको पुट ऑन कर सकते हैं, बशर्ते ये भी कहा गया है कि जो हमारा संघ है या क्या भैया राज्य है वो कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे कि जो भी हमारे नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो। और यहाँ पर राज्य सरकार जो हमारा है भैया, राज्य शब्द है उसका संबंध दोनों सरकारों से है, यानी कि केंद्र सरकार से भी है और आपका राज्य सरकार से भी, यानी कि दोनों की ये दोनों जो है सरकारें वो कोई भी ऐसा नियम या अधिनियम नहीं ला सकती है, नहीं पारित कर सकती हैं जिनसे कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें कोई भी जो है उन पर जो है उसका विपरीत प्रभाव पड़े, तो वो अभी भी नहीं ला सकती हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारे अधिकार है। पहला हमने बताया था आपको समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक? वो रहा आपका आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक। तो इसमें हमें ये बताया गया कि जो हमारे भैया राज्य है उसका मेन ये है कि हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो बताया गया है आपको समानता के अधिकार में। और किसी अधिकार में देखिए क्या हुआ था कि जब आपका आर्टिकल 17 है, अनुच्छेद 17 है, उसमें जो आपका था छुआछूत का जो था उसको भैया समाप्त किया गया था, जिसको हमने बोला था अस्पृश्यता। तो जो है भैया अस्पृश्यता का जो समाप्त होता है वो हमारा आर्टिकल 17 में आता है। और जो आपका 17 है वो हमारा किस आपके उसमें आ रहा है सीरीज में? वो आ रहा है आपका 14 से लेके 18 के बीच में, यानी कि जो आपका ये वाला रहेगा वो आपका हो जाएगा पार्ट समानता का, यानी कि हर एक व्यक्ति समान होगा, उसको उसके धर्म, जाति, वर्ण, रंग, भेद, लिंग के आधार पर उसको जो है उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब जो आपका राज्य की दृष्टि से जो सभी नागरिक हैं उनको समान माना गया है, लेकिन राज्य के जो भैया स्त्री, पुरुष तथा पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए विशेष सुविधा नियम बनाने का अधिकार भी दिया गया है। और जो इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो ये था कि जो व्यक्ति अभी भी मान लिया पिछड़े हुए हैं या जिनको जो है अपना विकास करने के लिए सहायता की आवश्यकता है, संवैधानिक नियमों की आवश्यकता है, तो उनके लिए ये नियम बनाने के लिए संविधान में छूट दी गई थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आपका आता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है ये हमारा कौन से स्लॉट में आता है?
ये आता है आपका 19 से। तो 19, 20, 21, 22 ये जो आपके 4 अनुच्छेद हैं ये आते हैं आपके स्वतंत्रता के अधिकार में, यानी कि राइट टू फ्रीडम। इसमें देखो क्या बोला कि जो भैया प्रजातंत्र है, जो आपका लोकतंत्र है जो हमारे देश में चल रहा है, उसमें स्वतंत्र जो आपका स्वतंत्रता है उसको ही आधारभूत चीज मानी गई है, और उसको ही भैया जो है इसको पूरी तरह से उसको भैया इसका लाइफलाइन माना गया है प्रजातंत्र का, है ना। क्योंकि जब तक भैया जनता अपने मत देने के लिए स्वतंत्र नहीं होगी तब तक जो आपका लोकतंत्र है उसकी कोई वैल्यू मतलब नहीं बचती है ना। तो इसलिए जो है प्रजातंत्र में स्वतंत्रता को भैया माना गया है कि वो इसकी लाइफलाइन है, ठीक है। अगला जो है वो भैया है कि जो आपके नागरिक हैं उनके भैया उत्कर्ष तथा उत्थान के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें लेखन, भाषण तथा अपने भाव प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो अपने जो भी भैया भाव हैं वो मान लिया किसी भी न्यूज़पेपर, पत्रिका, मैगजीन के माध्यम से अथवा कहीं भाषण देने के उसमें से या जो भी उसके मान लिया विचार हैं, अगर वो उनको किसी दूसरे के सामने उसे प्रकट करना चाहता है तो उसको इसकी पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर क्या आता है कि और जो व्यक्ति हैं उन्हें कम से कम जो आपका राज्य सरकार द्वारा ये भी आश्वासन दिया जाना चाहिए कि उनकी दैनिक स्वतंत्रता का अकारण अपहरण नहीं किया जाएगा। मतलब अब देखो यहाँ पर ये जो आ गई है लाइन, ये भी है इम्पोर्टेंट इसलिए कि अगर मान लिया कोई भी व्यक्ति आपका जो हमारे संविधान बने हैं या फिर जो हमारे देश की जो भैया है आपकी स्वतंत्रता है, अखंडता है, जो आपकी भैया गरिमा है, या फिर जो हमारे देश के मान लिया कोई भी जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है या मतलब किसी का, अगर वो उन सब का जो है किसी भी रूप से अपमान करता है या फिर देश में अशांति फैलाने का भैया प्रयास करता है तो जो है उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है, लेकिन वो हमारा एक पर्टिकुलर होना चाहिए, वैलिड रीजन होना चाहिए। और अगर कोई वैलिड रीजन नहीं है तो फिर राज्य सरकार के पास, जो आपका राज्य सरकार मतलब चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उन दोनों के पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है कि वो बिना रीजन के किसी भी व्यक्ति के जो भैया स्वतंत्रता का है अधिकार वो उनका आहरण कर पाए। लेकिन अगर भैया उनके पास वैलिड रीजन है, राष्ट्रद्रोह का है या राष्ट्र में भैया जो आपका अशांति फैलाने या कुछ भी है उनके पास अगर वैलिड रीजन, तो वो इन पर एक्शन ले सकते हैं। तो ये आपको भैया पता रहना इसलिए, ठीक है। अब ये जो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें देखिए कुछ पार्ट्स आते हैं, तो वो देखिए वो कौन कौन से हैं। पहला तो आपका है कि वो जो व्यक्ति है वो भैया अपना भाषण दे सकता है और जो भी उसके भैया विचार है वो उनको अभिव्यक्त कर सकता है, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर कोई भी मान लिया कहीं सम्मेलन हो रहा है और वो शांतिपूर्वक सम्मेलन हो रहा है तथा वहां पर कोई भी शस्त्र वहां पर नहीं है, मतलब तो वो जो है एक शांतिपूर्वक मान लिया एक जैसे मान लिया सामाजिक सम्मेलन टाइप का हो रहा है तो वहां पर जो आपकी भीड़ गैदर होगी तो उसकी स्वतंत्रता है, लेकिन कब तक, जब तक कि वो भैया पूर्णतया शांतिपूर्ण है और वो आपका पूर्णतया है आपका निशस्त्र है, ठीक है। तो ये अपना हो सकता है। तीसरा ये है कि अगर मान लिया जो आपका कोई समाज है तो वो अगर कोई संघ अथवा जो आपका समुदाय अथवा कोई मान लिया परिषद बनाना चाहता है तो वो इसको भैया बना सकता है, ठीक है। और राज्य के भैया किसी भी कोने में जो है निर्विरोध घूमने की स्वतंत्रता है। यानी कि देखो जो हमारा देश है वहाँ पर जो हमारे देश के जो 29 राज्य हैं और जो भी आपके केंद्र शासित प्रदेश है, आप वहाँ पर जो है बिना रोक टोक के आप जो है उस जाने के लिए स्वतंत्र हैं। वहाँ के लिए जो है आपको ना कोई वीजा चाहिए ना कोई पासपोर्ट चाहिए, है ना। तो इसलिए ये जो है आपकी स्वतंत्रता ये भी इसमें भैया आ जाती है। तो अभी तक हमने आपको के साथ डिस्कस किए 4 भैया अधिकार स्वतंत्रता के। पहला है कि जो अगर कोई व्यक्ति मान लिया भाषण देना चाहता है और अपने विचारों की भैया अभिव्यक्ति करना चाहता है तो वो दे सकता है। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट ये आया है कि अगर वो व्यक्ति मान लिया कोई शांतिपूर्वक सभा और
सम्मेलन करना चाह रहा है जहाँ पर कोई भी शस्त्रों का भैया जमावड़ा नहीं होगा तो वो भी कर सकता है। तीसरा ये कि अगर वो मान लिया कोई संघ समुदाय अथवा कोई परिषद बनाना चाहता है तो वो भैया बना सकता है। चौथा ये कि वो हमारे पूरे भैया भारत देश के भैया किसी भी राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक अपना भ्रमण कर सकता है। तो ये आपके 4 हो गए। अब बाकी 4 हम देखते हैं। तो वो ये है कि चूंकि आपका 5वां पॉइंट जो आ रहा है वो ये है कि किसी भी तरह की आजीविका के चयन करने की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति क्या भैया रोजगार करना चाहता है, क्या वो अपना क्या नाम उसका रोजी रोटी कमाने के लिए क्या करना चाहता है, वो उसके ऊपर चयन करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। अब देखो यहीं पर ही एक आपके पास आ जाता है एग्जाम्पल, जो हमारा चीन की जो भैया अर्थव्यवस्था है, अगर हम वहाँ की बात करें तो वो भैया 100% उसके ही भैया कंट्रोल में है। वहाँ पर जो भैया सरकार है वही ये भैया डिसाइड करेगी कि कौन सा व्यक्ति कौन सा काम करेगा, और वो यहाँ तक उसको सब डिक्लेयर कर देती है कि भैया इस काम के अलावा आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। अगर आप किसी काम में भैया निपुण हैं तो आप सिर्फ वही काम करेंगे और आपको उसी काम का ही आपको वेतन मिलेगा। तो वो है वहाँ पर अगर देखा जाए तो ये उनके जो भैया मौलिक अधिकारों का भैया हनन होता है। लेकिन जो हमारा देश है यहाँ पर जो भैया प्रत्येक नागरिक है वो अपनी भैया जो है आजीविका चुनने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। ठीक है। उसके बाद जो भैया अपराधों के लिए जो है दोष सिद्ध के विषय में संरक्षण है। तो यहाँ पे ये है कि जो अगर मान लिया कोई भी आपके ऊपर अपराध का जो भैया मान लिया दोष लगाया गया है तो वो जब तक सिद्ध नहीं हो जाएगा तब तक आपके ऊपर कोई ज्यादा विशेष कार्रवाई नहीं होगी और वो भैया आप पूरी तरह से संरक्षित है। उसके बाद होता है कि जो आपका प्राण तथा शारीरिक स्वाधीनता का संरक्षण। सही बात है कि हमारा जो भैया शरीर है वो भी भैया पूरी तरह से रहना चाहिए, स्वतंत्र रहना चाहिए, तो वो भी है आपके। और उसके बाद है आपका बंदीकरण तथा निरोध से संरक्षण, यानी कि आप किसी भी व्यक्ति को बिना रीजन आप भैया अंदर नहीं कर सकते। और ये जो भैया नियम है ये आपका बेसिकली जो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण वाली जो आपकी रिट आती है उस पर भी ये आपका डिक्लेयर होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे आठ हैं भैया जो कि स्वतंत्रता के अधिकार है, और जो हमारे 6 हैं वो हमारे मौलिक अधिकार है। मैं जो है एक बार फिर से इनको जो है आपके साथ सब डिस्कस कर दे रहा हूँ, क्योंकि इनमें जो है आपस में कभी कभी भैया कंफ्यूजन हो जाता है कि हम समझते हैं कि 8 मौलिक हैं और 6 स्वतंत्रता के अधिकार हैं, लेकिन नहीं। होता क्या है कि 6 जो हैं वो हमारे मौलिक हैं, और वो 6 कौन से हैं? सबसे पहले समानता आएगी, समानता का स्वतंत्रता आएगी, स्वतंत्रता के बाद हम भैया क्या करेंगे? शोषण खत्म करेंगे, और जब शोषण खत्म होगा तो भैया धर्म का विकास होगा, और जब धर्म का विकास होगा तो फिर संस्कृति तथा शिक्षा का विकास होगा, और जब शिक्षा का विकास होगा तो भैया जो आपके संवैधानिक उपचार है वो हम कर सकेंगे। तो ये 6 हो गए आपके मौलिक भैया है ना अधिकार। अब अगर हम बात करें कि स्वतंत्रता के अधिकार कितने टाइप के हैं, वो भैया है 8 टाइप के। पहला क्या है? हम भैया भाषण दे देंगे, हम अपने भैया विचार को भैया प्रस्तुत कर देंगे। ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा ये है कि हम कोई भी कहीं पर भी कोई भी सब सभा कर सकते हैं, बशर्ते वो भैया शांतिपूर्वक होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा क्या है कि हम भैया कोई भी मान लीजिए संघ समुदाय अथवा परिषद बता सकते हैं। चौथा क्या है कि हम भैया भारत के किसी भी राज्य में निःशब्द भैया उसे भ्रमण कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है भैया 5वां कि हम जो है अपने अकॉर्डिंग कोई भी अपना रोजगार वो सब हम भैया चुन सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो भैया हमारे जो अगर मान लिया अपराध हैं तो उनकी दोष सिद्ध के विषय में भी हमको संरक्षण मिलेगा। उसके बाद क्या है? जो हमारा प्राण अथवा शारीरिक है उस स्वाधीनता वो भी हमें मिलेगी। और 8वां क्या है? वो है आपका बंदीकरण और निरोध से संरक्षण, है ना। तो ये आपके हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है राज्य को ये भी अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति की इन स्वतंत्रताओं पर नियंत्रण करें। अब देखो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है कि भैया नियंत्रण करें। नियंत्रण का तात्पर्य है कि अगर भैया सरकार को लगता है कि वो व्यक्ति राष्ट्रीय शांति को भैया भंग कर रहा है तो वो इनके खिलाफ एक्शन ले सकता है। ठीक है। यदि वह समझे कि इनके प्रयोग से समाज को सामूहिक तौर पर हानि होगी तो वो जो है उसके खिलाफ एक्शन
ले लेगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 2 अधिकार, मौलिक अधिकार। अब आते हैं तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो एक्सप्लॉइटेशन का मतलब देखो, शोषण में क्या होता है कि जो हमारा संविधान है उसमें जो है सबसे पहले क्या रोका गया, वो रोका गया है आपका आर्टिकल 23 के अंतर्गत मनुष्यों का क्रय विक्रय। यानी कि पहले क्या होता था, जो आपका दास प्रथा थी, तो उसमें क्या होता था कि जो भैया सब गुलाम थे, वो जो है वो सब व्यापारी क्या करते थे कि उनको जो है एक जगह से भैया खरीद कर और दूसरे जगह पर वो सब बेच देते थे। चाहे वो भैया आपका बच्चे हो, चाहे आदमी हो, चाहे भैया स्त्रियां हो, चाहे बालिकाएं हो, तो वो होता था। तो इसको जो है इसमें रोका गया। ठीक है, उसके बाद तथा बेगार एवं किसी अन्य प्रकार का जबरदस्ती लिया गया श्रम भी जो है आपका अपराध की श्रेणी में आ जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो कोई काम नहीं करना चाहता है या तो फिर कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो उसके ऊपर भैया वो काम बाध्य नहीं कर सकता है उसको, वो चाहे तो वो उस काम को भैया करे, और अगर नहीं करना चाहता तो फिर वो फिर नहीं करेगा, है ना। तो वही चीज यहाँ पे है। ठीक है, और इसके साथ साथ एक नियम और बनाया गया, वो ये था कि जो आपके 14 वर्ष से कम के जो भी मान लिया बच्चे हैं, उनको जो है किसी भी कारखाने पे अथवा किसी होटल में या किसी अन्य संकट में नौकरी में नहीं लगाया जा सकता। 14 वर्ष से कम की आयु वाले तो भैया बच्चे कहीं काम ही नहीं करेंगे, और अगर मान लिया 14 वर्ष से अधिक है और उनको अपनी जो है मान लिया जीविका चलाने के लिए काम करना है या मान लिया काम करना पड़े, तो वो भी जो है किसी बहुत ज्यादा आपका डेंजरस फैक्ट्री में अपना काम नहीं करेंगे। तो वो यहाँ पे डिस्कस हुआ था। ठीक है, इसके बाद आता है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देखो सबसे पहले तो भारत एक धर्म निरपेक्ष देश घोषित किया गया, यानी कि यहाँ पर सभी धर्मों का भैया वो सब बराबर का है सम्मान, और उसमें ये कोई उस बात ही नहीं है कि इस देश में जो है पर्टिकुलर एक ही धर्म चलेगा, नहीं। यहाँ पर जो है सभी धर्मों का आत्मवाद मिश्रण देखने को मिलता है। तो जो आपके आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ये जो 4 आर्टिकल हैं, इनमें क्या होता है कि इनमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उल्लेखित होता है। ठीक है, आर्टिकल आपको याद है हो जाने चाहिए 25, 26, 27, 28। ठीक है, अब जो राज्य में है वो भी क्या होता है कि किसी भी धर्म को भैया आप ये नहीं बता सकते कि ये हमारा प्रधान धर्म है। ठीक है, उसके बाद होता है कि जो आपका धर्म आपका है उसमें क्या होना चाहिए कि धर्म विरोधी राज्य नहीं होना चाहिए, मतलब कि सभी धर्मों का भैया समान होना चाहिए। वही चीज यहाँ पे डिस्कस है। तो जो आपका प्रत्येक व्यक्ति की आय, नैतिकता तथा स्वास्थ्य को हानि पहुंचाए बिना धर्म पालन करने का संपूर्ण अधिकार है। मतलब क्या है कि आप किसी के ऊपर कोई भी मान लिया धर्म जो है जबरदस्ती नहीं थोप सकते हैं, और जो उसकी भैया जो उसके आपके भैया सोर्स ऑफ इनकम है या उसके जो भी आपके नैतिकता है या उसका स्वास्थ्य है, आप उनको हानि पहुंचाए बिना किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं। वो इसमें डिस्कस हुआ था। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास संस्कृति तथा शिक्षा के संबंध में अधिकार, यानी कि आपका ये रहा कल्चरल तथा एजुकेशनल राइट। ये इम्पोर्टेंट है। संविधान ने क्या किया कि जो आपकी भारतीय जनता की संस्कृति है उसको बचाने के लिए भैया प्रयास किया। उसने क्या किया कि जो भैया जो भी हमारे मान लिया सांस्कृतिक क्षेत्र हैं या फिर मान लिया कला है, तो उनके विकास के लिए उसने जो है उनको स्वतंत्रता दी। उसके साथ साथ जो भैया अल्पसंख्यक थे, तो अल्पसंख्यकों की जो भैया शिक्षा है तथा जो उनकी संस्कृति है, तो उनके भैया हितों की उसने की है भैया रक्षा की है। और साथ में उसने ये भी बताया कि नागरिकों के किसी भी समूह को जो भारत या उसके किसी भाग में भैया निवासित है, तो वो अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त है। यानी कि अगर मान लिया कोई एक है आपकी जाति है अथवा कोई जनजाति है और उसकी मान लिया कोई भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, तो वो जो है उसको संरक्षित करने का अधिकार उसको प्राप्त है।
ठीक है। उसके साथ साथ जो है आपका धर्म के आधार पर किसी भी इंसान को शिक्षण संस्थान में नाम लिखाने से नहीं रोका जा सकता। ये हो गया आपका शिक्षा के लिए भैया स्वतंत्रता की, जो भी आपका धर्म है, वर्ण है, रंग है, जाति है, उससे कोई भी उसे मतलब नहीं होगा, और आप जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए सभी के भैया एक समान अधिकारी हैं। ठीक। इसके बाद आता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। इसमें क्या होता है कि जो आपका मौलिक अधिकार हैं उनको जो है अतिक्रमण से बचाने की व्यवस्था की जाती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको जो है कौन देखता है कि ये जो है पूरी तरह से सेफ है कि नहीं, तो वो देखेगा आपका सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय को जो है भैया मौलिक अधिकारों का माना गया है कि ये भैया उसका संरक्षक है। अब क्या होता है, जो आपका प्रत्येक नागरिक है उसको मौलिक अधिकारों की भैया रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय से भैया अधिकार प्राप्त कर से भैया जो है आपका प्रार्थना करने का भैया अधिकार है। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि राज्य सरकार या फिर जो आपकी संघ सरकार है वहां पर उसका किसी भी एक मौलिक भैया अधिकार, या फिर मान लिया किस हो, मान लिया कोई भी हो अधिकार, अगर उसको ऐसा फील होता है कि भैया हमारे मौलिक अधिकारों का यहाँ पर भैया हो रहा है, हनन हो रहा है, तो वो जो है इसकी भैया गुहार लगा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी जांच करवाएगा, और फिर अगर वो ये मान लिया पाता है कि हाँ ये हो रहा है, तो वो जो है इसके अगेंस्ट एक्शन लेगा, है ना। तो इसलिए जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वही जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो इसका संरक्षक है। ठीक है। अब जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी कि उन्होंने ये कहा था कि जो भैया फंडामेंटल राइट्स हैं उनको मैंने क्यों उल्लेखित किया है, तो उसके दो उन्होंने भैया रीजन दिए थे। पहला ये था कि जो आपका प्रत्येक व्यक्ति है उसको पता होना चाहिए कि उसके कौन कौन से भैया मौलिक अधिकार हैं, और वो इन मौलिक अधिकारों के लिए अपना दावा पेश कर सके कि नहीं भाई ये हमारा है अधिकार, और ये भैया जो हमारे देश का संविधान है उसमें ये है पूरी तरह से मान्य, तो ये हमको चाहिए। ठीक है। और दूसरा ये है कि जो भी मान लिया आपका अधिकारी है वो इन मौलिक अधिकारों को मानने के लिए बाध्य हो जाए, है ना। अगर वो इन फंडामेंटल राइट्स को जो है इनका पर्टिकुलर वर्णन नहीं करते, तो आज के समय में हम लोग जितने इतने भैया स्वतंत्रता के साथ हैं कि भैया हम हमारे बीच में भैया समानता है, और भी जो है सारे हैं अधिकार हैं, वो सारे के सारे अधिकारों का होता हनन होता, क्योंकि जो भैया होते अधिकारी बोलते कि बताओ भैया कहाँ लिखा है संविधान में, और हम लोग कहते नहीं ये है हमारा अधिकार, तो इसमें भैया आपके पास विरोधाभास होता और फिर मैटर जाता होते। तो इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन सभी अधिकारों का वर्णन हमारे संविधान में किया था, और उन्होंने जो है इसका एक पर्टिकुलर पूरा रीजन दिया था कि मैंने इनको क्यों वर्णित किया। ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि जो आपका मौलिक अधिकार है हम इनको कब सस्पेंड कर सकते हैं या स्थगित कर सकते हैं। तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स को देखो बहुत कम दशाएं हैं जब ये हो सकता है। तो अगर पहला ये है कि अगर हम संविधान में संशोधन करना है तो वो भैया अधिकार किसको है, वो है आपको भैया भारतीय संसद को। तो वो जो है संविधान में कोई भी संशोधन करके मौलिक अधिकारों को स्थगित अथवा सीमित कर सकती है, कर तो सकती है, लेकिन क्या होता है कि भारतीय संविधान में उस उद्देश्य से बहुत से संशोधन भी किए गए हैं। इसके लिए संसद को जो है आपको चाहिए होती है भैया पूरी, है ना। तो क्या होता है कि जो संसद है उसको राज्यों के जो भी भैया विधानमंडल है उनकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखो यही डिफरेंस है। अभी जो मैंने आपको पिछला वीडियो पढ़ाया था जिसमें मैंने बात की थी संघ तथा उनके राज्य क्षेत्र, जो मैंने पहला भाग
आपको बताया था। तो उस पे अगर हम किसी राज्य की मान लिया सीमा अथवा राज्य क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन करेंगे तो वो हमारा पूरी तरह से था डिपेंडेंट कि जब तक उस राज्य के जो भी भैया विधानमंडल है वो जब तक अपनी स्वीकृति नहीं दे देगी तब तक कोई भी आगे अमेंडमेंट नहीं हो सकता। लेकिन मौलिक जो अधिकार हैं वो हमारा राज्य के विधानमंडल की स्वीकृति पर पूर्ण तरह से नहीं निर्भर है। वो अगर चाहे तो भैया संसद में अपना कानून पारित करके इनको या तो सीमित अथवा चेंज कर सकती है। और दूसरी चीज, अगर मान लिया देश में आ गई भैया संकटकालीन अवस्था यानी कि इमरजेंसी आ गई, तो ये जो है अपने आप जो अधिकार हैं ये अपने आप भैया हो जाते हैं, सीमित अवस्था में हो जाते हैं, तब इसमें कोई भी सुनवाई नहीं होगी। और तीसरा ये है कि जो आपका संविधान है उसके अनुसार जो भैया स्वतंत्रता का अधिकार है और जो मान लिया किसी भी मान लिया व्यक्तित्व का अधिकार है वो कई परिस्थितियों में सीमित हो सकता है। अब ये देखो कैसे, जैसे मान लिया सार्वजनिक सुव्यवस्था, सही बात है कि अगर भैया आप किसी समाज में हैं और आप उस समाज में रहकर और उसी समाज के ही विरोध में अगर आप कोई सब काम करते हैं तो आपकी इस जो आपका है अधिकार है वो आपका सीमित हो जाएगा। अथवा राज्य की भैया सुरक्षा के लिए, सही बात है, और जो आपका भैया नैतिकता है अथवा साधारण जनता के हित में और आपका है अनुसूचित जातियों की रक्षा इत्यादि के हित में राज्य इन स्वतंत्रताओं पर युक्ति संगत प्रतिबंध लगा सकता है। ये मैंने अभी आपको बताया था कि आपको भैया स्वतंत्रता तो मिल गई है लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप देश के विरोध में ही सब कुछ बोलने लगे, है ना। अगला ये आता है कि जिस क्षेत्र में आपका सैनिक कानून लगा होता है, यहाँ यानी कि जहाँ पर आपका मिलिट्री शासन लगा होगा उस क्षेत्र में जो आपका मौलिक अधिकारों का जो है भैया या तो अतिक्रमण हो जाएगा या उनका सस्पेंशन हो सकता है अगर वो लोग चाहें तो, ठीक है। मिलिट्री शासन में कुछ भी पॉसिबल है, उस समय आपकी कोई भी भैया जो है आपके मौलिक अधिकार नहीं उसमें होते हैं। और ये जो है अभी अगर आपने देखा होगा तो जो आपके मणिपुर में जो आपके गिरोह थी जिन्होंने अभी भैया अनशन तोड़ा था और अभी उन्होंने एक नई पार्टी बनाई थी और उन्होंने सब चुनाव न लड़ा था, तो वो जो थी वो भी जो है वहाँ पर जो आपका सैनिक शासन चल रहा था उसके विरोध में ही थी, है ना। तो इसलिए ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला है जो आपका संविधान है उसमें ये बोला गया है कि जो हमारी सशस्त्र सेना अथवा जो भी दूसरी सेना है उनके सदस्यों के मामले में जो है संसद वो फंडामेंटल राइट्स को सीमित अथवा प्रतिबंधित कर सकती है। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर मान लिया जो हमारे सब सैनिक हैं अगर वो अपने इन सभी के सभी जो उनके हैं अधिकार उनका पालन करने लगेंगे तो वो फिर इसमें क्या होगा कि जो भैया सेना की जो आपके सीक्रेट टास्क होते हैं या फिर जो आपकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती हैं वो अगर वो सब करने लगे भैया पब्लिकली करने लगे तो वो फिर जो है देश की जो है आपकी सुरक्षा है उसके उसमें आ जाता है, विरोध में आ जाता है। तो जो हमारी सेना है, सेना के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा संसद है वो हमारे सैनिकों के मौलिक अधिकारों को सीमित या उनको भैया कर सकती है, प्रतिबंधित कर सकती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा ये वीडियो जिसमें मैंने आपके लिए संविधान का पार्ट 3 किया है डिस्कस, जो है हमारे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा और उसके साथ साथ जो भी मैंने आपके साथ पॉइंट्स सब डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छे से हो गए होंगे, कवर अप हो गए होंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इससे ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं या कोई भी आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मुझे भैया कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं कमेंट। उसके साथ साथ जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप मेरे चैनल को आप भैया कर लो सब्सक्राइब। और मैं आप सभी के लिए ये पूरी कोशिश करूँगा कि जो भैया हमारा है पूरा भारतीय संविधान है इसमें मैं कम से कम आपके 26 से 27 वीडियोस में सब बनाऊँगा जो हमारे हैं पूरे पार्ट्स हैं। तो मैं इसके लिए पूरी कोशिश करूँगा कि ये जो आपका पूरा आने वाला हफ्ता है यानी कि
आपका अगले शनिवार तक मैं इन सारे वीडियोस को पूरा कवर अप कर दूं, क्योंकि अब जो है आगे भी हफ्ते हमें अभी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जो हमको सब कवर करने हैं। तो आप बस मेरे वीडियोस से आप भैया लिंक रहिए और आप मेरे जो है भैया वीडियोस सब देखते रहिए, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए भैया इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे।